चौथा सुख भाव। यदि चौथे भाव में राहु स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी पा ले, कोई अचीवमेंट, कोई उपलब्धि उसको प्राप्त हो जाए, कोई भी बड़ी भी कोई इच्छा करे वो बेशक पूर्ण हो जाए, किंतु उसे संतोष प्राप्त नहीं होता। कुछ भी पा ले, कुछ भी प्राप्त हो जाए, कोई इच्छा पूरी हो जाए, उसको संतोष नहीं मिलता। दुख को खोज खोज कर निकाल लेना इनका स्वभाव होता है, इनकी प्रवृत्ति होती है। सब कुछ अच्छा हो रहा हो, कोई अच्छा चल रहा हो, कोई विवाह उत्सव या कोई कार्यक्रम अच्छा हो और उसमें मीन मेख निकालनी हो तो आप चौथे भाव में राहु वाले जातक को बुला लीजिए, वो उसमें इतनी कमियां निकालेगा कि आपको लगेगा कि प्रोग्राम फेल ही हो गया, उत्सव फेल ही हो गया। इनके अपनी माता से मतभेद बहुत ज्यादा रहते हैं या फिर माता को पूरे उम्र परेशानी रहती है। दोनों में से एक बात देखी गई है। हर बात में मीन मेख निकालना और दुखी रहना इनकी प्रवृत्ति होती है। चलते चौथे भाव में राहु की विशेषताएं, लाभ, हानि, गुण, अवगुण, उपाय, ये जो मैंने बताया है अब से पहले, ये लगभग हर जन्मपत्री पर लागू हो जाता है। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ। चौथा भाव क्या दर्शाता है? मां, मातृभूमि, मन, आंतरिक शांति, सुख सुविधाएं, भावनात्मक स्थिरता, ग्रह यानी घर, वाहन, जड़ और पारिवारिक वातावरण, इस भाव से हम देखते हैं। इस भाव में राहु का स्थित होना इन सभी विषयों में माया, भ्रम, अधूरापन और मानसिक असंतुलन की भावना पैदा करता है। कारण राहु यहाँ क्यों आते हैं? पूर्व जन्म का अधूरा गृहस्थ कर्म, पिछले जन्मों में घर परिवार को उपेक्षित करना, माँ या माता के समकक्ष स्त्रियों का अपमान करना या घर से पलायन कर जाना, चाहे बाबा बनकर ही सही, माँ से अनकही टीस, वर्तमान या पूर्व जीवन में मात्र संबंधों में दोष, वियोग, उपेक्षा या संदेह, मनोमय शरीर। मैंने तंत्र की वीडियो में 5 कोषों के ऊपर विस्तार से बताया है। मनोमय शरीर का असंतुलन राहु मन पर छाया डालता है। इसका संकेत है कि व्यक्ति की आंतरिक भावनात्मक संरचना डामाडोल है। घर में तंत्र का प्रयोग, तंत्र का प्रभाव, ऊपरी बाधा, गुप्त भय का अनुभव, कुछ लोगों के लिए यह योग तांत्रिक गतिविधियों या भूमि से जुड़े दोषों का संकेत भी करता है। लक्षण: मां से दूरी या जटिल संबंध, मां से भावनात्मक दूरी, गुस्सा, दोषारोपण या बचपन में अलगाव। कुछ मामलों में मां बीमार या मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हो सकती है। घर में अशांति, जैसे व्यक्ति का घर कभी भी घर जैसा नहीं लगता है, वहां रहकर भी बेचैनी, कलह या असहजता उत्पन्न होती है। वाहन और संपत्ति से जुड़े झंझट, यथा बार बार घर बदलना, वाहन दुर्घटना, संपत्ति विवाद या घर में तंत्र संबंधित बाधाएं। मन में अनजाना भय और असंतोष, जैसे सब कुछ सही है फिर भी एक खालीपन, बेचैनी या मानसिक उथल पुथल बनी रहती है। देश या मातृभूमि से दूरी, ऐसा व्यक्ति दूर प्रवास करता है या करना चाहता है, अपना स्थान, अपने घर से उसका जुड़ाव कम होता है। बाहरी सुख के दिखावे की वृत्ति ही आदमी के पुनर्जन्म का कारण होती है। और वृत्तियों पर बहुत से बाबू भी बोलते नहीं है, बोल ही नहीं सकते हैं। अंदर अशांति होने के बाद भी अत्यधिक सुख संपन्नता का प्रदर्शन करना चौथे भाव के राहु का लक्षण है। परिणाम: सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम यहां पर मिलते हैं। सकारात्मक मानसिकता मनोविज्ञान की होती है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, गुप्त विद्याओं में रुचि हो सकती है।
नकारात्मक परिणाम बेचैनी, डर, अवसाद और पैनिक अटैक हो सकते हैं। ग्रह जीवन में देखें तो विदेश भूमि में संपत्ति हो सकती है। पॉजिटिविटी देखें तो रहस्यमय वातावरण, जहां तक भी रहस्यमय हो सकता है उसको समझ पाना ज्यादा सरल नहीं होता है। नेगेटिविटी देखें तो घर में तंत्र बाधा का प्रयोग, वास्तु दोष, शत्रु विवाद या कोर्ट में कोई ग्रह संबंधी विवाद हो सकता है। मातृ पक्ष में देखें तो माता को गूढ़ ज्ञान हो सकता है, माता आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हो सकती है। नकारात्मक पक्ष देखें तो माता से विवाद होता है, माता को मानसिक या शारीरिक कष्ट भी होता है। सामाजिक जीवन में देखें तो लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है सकारात्मक रूप से देखें तो, और लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा हो सकती है। नेगेटिविटी देखें तो झूठी प्रतिष्ठा का जातक शौकीन होता है, भीतरी संतोष गहरा होता है, स्थान परिवर्तन पुनः पुनः होता रहता है, घर बार बार बदलना भी पड़ सकता है, स्थायित्व की कमी ऐसे जीवन में देखी जाती है। हानियां और खतरे क्या क्या हो सकते हैं? माता के स्वास्थ्य की उपेक्षा जीवन में अवरोध बनती है। अचल संपत्ति विवाद, मुकदमेबाजी या घर छिन जाने की घटनाएं भी संभव होती हैं। मानसिक विकार, अनिद्रा, भय, मनोभ्रम या नशे की प्रवृत्ति देखी जाती है। घर में आत्मिक शांति की कमी, कभी कभी असमर्थनीय मानसिक टूटन होती है। जन्मपत्री में चंद्रमा या शुक्र भी पीड़ित हो तो चौथे भाव का राहु गंभीर कष्ट देता है, जैसे परिवार से नाता टूटना या निर्वासन जैसा जीवन। कुछ लाभ भी यहाँ पर देखे जाते हैं। हर ग्रह के लाभ भी होते हैं, हानि भी होती है। गुप्त संपत्ति प्राप्त होती रहती है, विदेश में संपत्ति हो सकती है, मायावी क्षेत्र में कई बार अत्यधिक सफलता मिलती है, जैसे फिल्म, कला या अन्य कोई ऐसी फील्ड जो मायावी है। जातक अत्यंत बुद्धिमान, मनोवैज्ञानिक या विश्लेषक बन सकता है। ऐसे व्यक्ति गूढ़ रहस्य समझ सकते हैं, परंतु यदि गुरु अच्छा हो तभी, गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति जन्मपत्री में अच्छे हो तभी। जनता को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता होती है, तो वैसे जातक राजनीतिज्ञ, प्रवक्ता या लेखक भी बन जाती है। पहले सावधानी और उपाय बताऊंगा, उसके बाद में कुछ अलग विश्लेषण और भी दूंगा, अतः ध्यान से जुड़े रहें। जब तक धन्यवाद जय भोलेनाथ नहीं कहूं तब तक जुड़े रहें। मां का सेवा भाव से ध्यान रखें। उपाय सावधानी, उनकी भौतिक ही नहीं भावनात्मक सेवा भी करें। यदि वे जीवित नहीं है तो किसी वृद्धाश्रम में किसी माता तुल्य, माता की उम्र की स्त्री की सेवा करें। मन की साधना करें, योग, ध्यान, मौन व्रत, चंद्र नमस्कार, इनसे मन का संतुलन संभव होता है। मां काली, भगवान श्री काल भैरव या माता चामुंडा की आराधना राहु के तामसिक भाव को दिशा देने में सहायक है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप भी मानसिक शांति देने में आपकी सहायता कर सकता है। मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि राहु राक्षस का सिर नारायण ने ही काटा था, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। घर में वास्तु की शांति, इस वास्तु की स्थिति ठीक कराएं। यदि राहु अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो या अशुभ ग्रह के साथ भी हो, क्या ना करें? मां के प्रति मन में शिकायत कभी न पाले, अविश्वास न पाले, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास या ढोंगी गुरुओं से दूर रहे। नशीले पदार्थ, नशे की वस्तुएं, नशे के कोई भी मादक द्रव्य या नींद की गोलियों से पूर्ण दूर रहें, वर्जित रखें। घर में टूटी हुई चीजें, मृत पशु पक्षी की तस्वीरें या अंधेरी कोठरी न रखें। राहु की ऊर्जा इनसे और बलवती होती है। राहु जो चतुर्थ भाव में आते हैं तो वह आपके घर में नहीं, आपके मन में घर बनाते हैं। इस राहु का मुकाबला बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से किया जा सकता है। राहु परीक्षा लेता है कि क्या तुम माया से ऊपर उठकर सच्चे सुख की खोज कर सकते हो। यदि हाँ है तो राहु आपको लाभ भी दे सकता है। इस भाव में, ये तो मैंने एक सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण था जो अन्य स्थान पर भी मिलता है। अदृश्य सुरक्षा होती है। जब चौथे भाव में राहु होता है तो अदृश्य असुरक्षा होती है। घर में रहते हुए रहने जैसा कुछ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में एक घर का अस्तित्व होते हुए भी भावनात्मक रूप से वह बेघर होता है। यह स्थिति इमोशनल होमलेसनेस कहलाती है। उसे लगता है कि जहां वह है वहां से वह नहीं जुड़ा है।
जैसे वह किसी और के घर में रह रहा है। यह स्थिति जन्मजात असंतोष और कहीं भी और भी जाना जैसी बेचैनी को जन्म देती है। भले वह कहीं भी चला जाए, वहां भी यही स्थिति निर्मित हो जाएगी। राहु चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को अंतःकरण से अस्थिर, चंचल और भयभीत बनाता है। वह अपने मन को किसी चीज में स्थिर नहीं कर पाता, न संबंधों में, न विचारों में, न निर्णयों में। मन जड़ से उखड़ा हुआ वृक्ष बन जाता है, ऊपर से हरा, भीतर से खोखला। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सब व्यक्ति दिखावा नहीं करता, वह खुद को भी भ्रम में रखता है कि सब ठीक है, सब अच्छा है। मात्र वियोग या मात्र छाया का भाव रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष विरोध नहीं रहता है। राहु या माँ को कभी खुलेआम विरोध नहीं करता, परंतु भावनात्मक दूरी अवश्य दे देता है, खुलेआम नहीं भी करे। चतुर्थ भाव का स्वामी अच्छा हो तो कुछ लोग मात्र शारीरिक रूप से अलग हो जाते हैं, कुछ भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं। यह दूरी कभी कभी जन्म के समय से ही होती है, जैसे व्यक्ति की माँ भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो। यह व्यक्ति के इमोशन को बिल्कुल बाधित करती है। परछाई जैसा वह कुछ है जो समझ नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बार बार बिना किसी कारण के भय, डर, अज्ञात भय महसूस होता है। कभी अंधेरे का, कभी मृत्यु का, कभी परिवार खो देने का, कभी अपमान का। वह इस डर को शब्द नहीं दे सकता। यह अवचेतन मन में बैठे राहु का धुआं है। जीवन में बार बार स्थान परिवर्तन भी राहु यहाँ पर दे देते हैं। राहु या स्थायित्व को भंग करते हैं, घर पर बदले जाते हैं। कभी स्थान, कभी शहर, कभी देश, कभी गांव। कभी लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहा जाता, या तो वह भागता है या भागने को विवश रहता है। कभी कभी यह स्थिति घर होते हुए भी घर के बाहर रहने की होती है। मानसिक रोगों की छाया, लेकिन तो स्पष्ट नहीं। राहु चतुर्थी में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक जैसे लक्षण पैदा करता है, लेकिन कोई मेडिकल टेस्ट इनका कारण नहीं बता पाता। यही राहु की सबसे बड़ी शक्ति है, वह रोग नहीं देता, रोग की अनुभूति देता है। मानसिक रूप से व्यक्ति को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, पर वह खुद भी नहीं समझ पाता ये गड़बड़ क्या है। यदि राहु मोक्षगामी हो, चतुर्थ भाव का राहु बलवान देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो, तो यह व्यक्ति मौन और राशि भी अच्छी हो, चौथे भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति मौन, ध्यान, संन्यास, गहराई से जीवन को समझने की ओर झुक सकता है। ऐसे लोग अद्वैत, वेदांत, ध्यान, निर्वाण जैसे गूढ़ मार्गों की ओर आकर्षित, अग्रसर भी होते हैं। यह राहु अंततः मृत्यु से पूर्व मृत्यु की अनुभूति देता है, जिससे आत्मबोध की भावना भी जन्म ले सकती है। विशेष सावधानियां, घर को बार बार न बदले जब तक नितांत आवश्यक न हो जाए। माता का आदर करते रहें, सम्मान करते रहें, भले ही संबंध मन से मधुर हो न हो। मन की बेचैनी को शराब, तंबाकू या आक्रोश से न भरें। यह राहु को और बलवान करता है और आपकी मन स्थिति को और ज्यादा विकृत करता है। हर समय कुछ बड़ा करने की दौड़ कभी न लगाएं। राहु की भ्रमित महत्वाकांक्षा से सावधान रहें। काले कुत्ते, कौवे या बिल्ली को भोजन देना राहु के दुष्प्रभाव को कुछ कम करता है। राहु के प्रभाव में कुछ कमी आती है। हनुमान चालीसा का पाठ विशेषकर मंगलवार व शनिवार रात्रि को नित्य करे तो भी रात्रि को राहु के दुष्प्रभाव में कुछ लाभ होता ही है। मैंने कई बार बताया है, रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और नियमित शाम को पौधे में दीपक जलाएं, दिया जलाएं। घर के उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण, पूर्व उत्तर का कोना, ईशान कोण में कोई गंदगी या बेकार वस्तु कभी न रखें। किसी अनाथ को शिक्षा की सहायता दें, उसकी शिक्षा प्राप्ति में सहायता करें। यह राहु की छाया को प्रकाश में बदल देता है। चतुर्थ भाव में राहु कोई स्पष्ट दुर्घटना नहीं देता, बल्कि वह जीवन की मूल आत्मिक जड़ों को हिलाता है। यह व्यक्ति को जीवन के मूल प्रश्न, मैं कौन हूँ, मेरा घर क्या है, मैं सुरक्षित क्यों नहीं हूँ, इनकी खोज में धकेलता है। यदि व्यक्ति इन सवालों से भागे नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार कर जीवन के भीतर उतरने का साहस करे, तो राहु चतुर्थ भाव में मुक्ति का प्रथम द्वार भी बन सकता है। ये चौथे भाव पर मेरा विश्लेषण था। चौथे भाव में जब राहु स्थित हो तो क्या लक्षण, क्या कारण, क्या गुण, क्या अवगुण, क्या उपाय, क्या परिणाम, क्या सावधानी होती है, इसका विश्लेषण मैंने आपके सम्मुख किया। आशा आपको पसंद आया होगा।
पसंद आए तो लाइक कमेंट कर सकते हैं। आपके किसी मित्र, किसी परिजन, किसी भतीजे, बेटे, भाई की जन्मपत्री में ऐसा योग हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा अनुभव हुआ। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप सभी को ढेरों बधाई अग्रिम स्वीकार करें। संभव हुआ तो कल वीडियो लेकर आऊँगा, नहीं तो फिर अगले दिन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।